चक्रव्यूह से बाहर चंदन ने आहट ली। घर में सभी लोग सो गए थे। वह धीरे से उठा, पास में रखा बैग उठाया और चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। गाड़ी 12 बजे जाती थी, अभी लगभग 1 घंटा बाकी था। वह पैदल चलकर ही चौराहे तक आया और स्टेशन जाने के लिए टेम्पो में बैठ गया। एक अनजान डर से उसका दिल धक धक कर रहा था। कहीं मम्मी जाग गई तो, कहीं कोई परिचित मिल गया तो। उसने टेम्पो में बैठे सभी लोगों को ध्यान से देखा, सब अपरिचित थे। स्टेशन पहुंचकर वह टिकट लेने के लिए लाइन में लग गया। बातचीत से उसे पता चला कि वहां बनारस का टिकट मिल रहा था। उसे तो बम्बई जाना था। वह तुरंत वहां से हटा और लोगों से पूछताछ कर बम्बई जाने वाली गाड़ी की लाइन में लग गया। अंकल, बम्बई का आधा टिकट मेरे लिए भी ले दीजिए, उसने अपने से आगे वाले सज्जन से कहा। क्यों अकेले जा रहे हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? वे लोग पहले आ गए थे। मेरा जाने का प्रोग्राम अचानक ही बन गया। अंकल, आप ले लेंगे तो टिकट मुझे भी जल्दी मिल जाएगा, कहते हुए उसने 100 का नोट बढ़ा दिया। अंकल से टिकट लेकर चंदन जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। गाड़ी खड़ी थी पर इतनी भीड़ में उसे चढ़ना बड़ा मुश्किल लगा। उसने अपनी तसल्ली के लिए एक कुली से पूछा, कहाँ जाएगी यह गाड़ी? बम्बई, कहते हुए कुली ने टोका। क्यों, तुम्हें जाना है क्या? हाँ, चंदन बोला। तो चढ़ो जल्दी से, कहकर उसने बच्चे को आगे कर दिया। चंदन जल्दी से चढ़ा और बगल के लेडीज केबिन में घुस गया। नीचे की बर्थ पर एक वृद्धा लेटी थी। उसके पैताने बैठकर उसने बाहर देखा। लोग गाड़ी में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। केबिन का दरवाजा खिसका कर उसने बंद कर लिया और पैर ऊपर करके बैठ गया। गाड़ी के चलते हो उसे रुलाई छूटने लगी। अकेले यह उसका पहला सफर था। उसने सोचा, मम्मी पापा सो रहे होंगे, सुबह उठेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। मम्मी जरूर खूब रोएंगी और उसके आंसू झरने लगे। उसने रुमाल निकाला और आंखें पोंछ ली, इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा था। ऊपर की एक वथ खाली थी, वह उस पर चढ़ा और लेट गया। गर्मी के दिन थे, अतः ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेटे लेटे वह जाने कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। जब नींद टूटी तो देखा टीटी उसे जगा रहा था। ए बच्चे, कहाँ जाना है? टिकट दो, उसने टिकट दे दिया। क्या अकेले हो? जी हाँ, स्टेशन पर लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अब सोना मत, थोड़ी देर में बम्बई आने वाला है, कहकर टी चला गया। बम्बई आने वाला है, सुनकर चंदन के सारे शरीर में रोमांच हो आया। उसने सुन रखा था कि बम्बई बहुत शानदार शहर है। वहाँ बिजली की रेलें, ट्रामें चलती है। खूब सारे पार्क हैं। समुद्र का खूबसूरत किनारा है जहाँ लोग सैर करने आते हैं। वह नीचे उतर कर बैठ गया। उसे भूख लग आई थी, प्यास भी लगी थी। जैसे ही गाड़ी रुकी वह जल्दी से नीचे उतर गया। इतनी भीड़ में भी वह जैसे अकेला था। सामने नल था, उसने पानी पिया और एक खोमचे वाले से भेलपुरी ले ली। उसने इसका नोट दिया था और खोमचे वाले ने उसे 8 रुपये लौटाए थे। 2 रुपये में बस इतनी सी भेलपुरी, उसने धीरे से कहा। अब उसके पास 28 रुपये बचे थे। उसने संभाल कर अपनी पेट की जेब में रख लिए और लोगों के पीछे पीछे चलता हुआ प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आया। बाहर तमाम टैक्सियों और ऑटो खड़े थे। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसे इतनी समझ थी कि टैक्सी और ऑटो काफी महंगे पड़ेंगे। वह पैदल ही एक और चल दिया, पर वह कहीं जाए, उसके माथे पर पसीना आ गया।
उसने चाहा कि वह सड़क पार कर ले, पर कारों की इतनी लंबी लाइन थी कि वह भौचक्का सा खड़ा रह गया। चौराहे पर पहुंचकर जब लाइट लाल हुई तो वह सड़क पार कर पाया। तभी वहां एक सिटी बस आकर रुकी। उसने अब देखा न तब झट उसमें चढ़ गया और टिकट लेकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि वह कहाँ उतरे। बस 1 मिनट को रुकती और चल देती। उसने देखा एक कि झांसी की रानी बड़ी सी मूर्ति एक चौराहे पर लगी है। वह जब तक उठकर दरवाजे तक आया बस चल दी। आगे वाले स्टॉप पर वह उतर गया। सामने एक कुल्फी की दुकान थी। उसे बड़े जोर की भूख लगी थी। कुल्फी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने तुरंत एक कुल्फी ले ली। जब पैसे दिए तो पता चला वह 6 रुपये की थी। उससे बरबस अपने घर के फ्रिज में जमी आइसक्रीम की याद हो आई। वह जरा सा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक शानदार होटल दिखाई दिया जिस पर लिखा था ताजमहल। पास ही एक पार्क था जिसके सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा था। वहां बहुत से लोग बैठे हुए थे पास आने पर उसे पता चला कि वह समुद्र के किनारे पहुंच गया था और यह स्थान गेटवे ऑफ इंडिया था। बड़ी बड़ी तेज लहरें आकर उस गेट की मजबूत दीवार से टकराती थीं और ढेर सारा फेन उछाल देती थीं। बहुत से खोमचे वाले घूम रहे थे। चाट और चना जोर गरम का बाजार गरम था। भूख तो उसे लगी थी पर वह पैसे और खर्च नहीं करना चाहता था, अतः वह वहां बनी मुंडेर पर बैठा समुद्र देखता रहा। कुछ जहाज सवारियों को सैर कराने ले जा रहे थे। उसका मन हुआ वह भी जहाज में बैठ जाए पर उसे डर लगने लगा। जैसे जैसे शाम हो रही थी उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह रात को कहाँ जाएगा, कहाँ सोएगा, प्रश्न उसे परेशान कर रहे थे। सामने एक जगह भीड़ सी लगी दिखाई दी। उत्सुकतावश वह उठा और वहां पहुंच गया। कुछ लड़के सामान बेच रहे, तरह तरह की टी शर्ट, टाइयां, घड़ियां, चेने, पेन, कैमरे आदि कई चीजें थीं। वह खड़ा हो देखने लगा। उसे बड़ा अजीब लग रहा था, कितनी बातें बना रहे थे वे लोग। बहुत ऊंचा भाव बताते थे और कम करते आधे पर आ जाते थे। अधिकतर ग्राहक सामान लेकर ही जाते थे। उसे खड़ा देख एक लड़के ने उससे पूछा, क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा था। यहाँ नया आया है क्या? हाँ, आज ही आया हूँ, कुछ हिचकते हुए चंदन ने कहा। और कौन कौन है तेरे साथ? कोई नहीं, अकेला ही है। अकेला है, घर से भाग के आया क्या? दूसरा लड़का बीच में बोल उठा। इस प्रश्न पर चंदन सकपका गया। वह रुआंसा हो गया, उससे कुछ जवाब देते नहीं बना। लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहला लड़का फिर बोला, किधर ठहरा है तू? चंदन चुप रहा, क्या कहता? खाना खाया क्या? चंदन और सहम गया, वह कुछ भी नहीं बोल सका। लड़कों ने आपस में जिस भाषा में बात की चंदन समझ नहीं सका। इतने में कुछ ग्राहक आ गए। वे लड़कों से मोल भाव करने लगे। तभी एक आदमी कुछ सामान लेकर आया। लड़कों को सामान देकर उसने पूछा, सब ठीक ठाक है न? वैसे तो सब ठीक है, पर क्या? वो लड़का नया आया है आज, घर से भागा हुआ है मंटो। लड़का तो सही लगता है, कुछ सोचते हुए मंटो ने कहा और तीनों बातें करने लगे जो चंदन समझा नहीं। काम करेगा रे? मंटो ने चंदन के सामने आते हुए पूछा। हाँ करूँगा, अब चंदन का बोल फूटा। क्या करेगा? जो आप बताएंगे वही, धीरे से चंदन ने कहा। ठीक, हम तुम्हें अपने दादा के पास ले जाएगा, थोड़ा काम निपटा के अभी आता है, इधर ही रहना। और मंटू चला गया। चंदन को कुछ ढांढस बंधा।
चलो रुकने की तो जगह मिली, हो सकता है धन का काम भी मिल जाए। वह सामने दुकानों की रौनक देखता रहा। मंटू के दादा को देखकर चंदन भयभीत हो गया। गहरे सांवले रंग का लंबा तगड़ा आदमी बनियान और तहमद पहने कमरे के बीच में कुर्सी पर बैठा जा। उसके हाथ में बोतल थी और बड़ी बड़ी आंखों में लाली। कमरे में हरे रंग की रोशनी थी। बाहर के जिन कमरों में होकर चंदन यहाँ तक आया था वहां उसे कई लड़के दिखे थे, कोई लेटा था कोई बैठा। कुछ लड़के ताश खेल रहे थे पर यहाँ जो लोग थे वे सीधे खड़े थे। मंटू ने अपने दादा से उसकी ओर इशारा करके बात की। दादा ने सिर हिलाते हुए घूरकर चंदन की ओर देखा और बोला, घर से क्यों भागा रे? चंदन चुप रहा। अरे बोलता है कि बुलवाऊं? उसकी तेज आवाज सुन चंदन धीरे से बोला, मम्मी ने मारा था। मम्मी ने मारा और तू घर छोड़ के भाग आया, हरामजादा कहीं का। क्यों मारा था तेरी माँ ने तुझको? वह फिर गरजा। इम्तिहान में नंबर कम आए थे। पहले भी कभी मारा था। हाँ, न पढ़ने के लिए मम्मी कई बार मारती थी। तो तू पढ़ता क्यों नहीं? दादा की आवाज में तेजी थी। पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता। मन लगता नहीं कि तू लगाता नहीं रे मच्छर की औलाद। मुंह सिकुड़ते उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हुए धंधा करेगा? हाँ करूंगा, चंदन के मुंह से निकला। ठीक है जा अभी खाना खा और पढ़कर आराम कर। कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू, हम तुझे धंधा सिखवाएगा, समझा? कहकर दादा ने मंटो को उसे ले जाने का इशारा किया। मंटो उसे घुमा फिराकर जिस कमरे में लाया वहां एक पुरानी मेज पड़ी थी जिस पर कुछ खाने का सामान रखा था। 4-5 लड़के गंदे गंदे कपड़े पहने वहां खड़े थे। उसके पहुंचते ही सब उसे घूर घूर कर देखने लगे जैसे वह किसी चिड़ियाघर का कोई जानवर हो। खाने के नाम पर पाव रोटी, उबले आलू, प्याज और हरी मिर्च थी। उसे बहुत भूख लगी थी इसलिए उसे यह रूखा सूखा खाना भी अच्छा लगा। एक लड़कों ने उससे बात करनी चाही पर वह चुप चुप खड़ा खाता रहा। खा पी कर जब वह वहां से हटा तो उसने मंटो की तलाश की। मंटो वहां नहीं था। उसे वहां घुटन सी महसूस होने लगी। उसे लगा कि यह अच्छी जगह नहीं है। वह यहाँ से भाग जाए बिना कुछ किसी से कहे सुने। वह एक दरवाजे की ओर बढ़ा और जल्दी से दूसरे कमरे में घुस गया। इसमें आलू, प्याज, आटा, चावल, गुड़ आदि बिखरे पड़े थे। कुछ रकाबियां रखी थी, कुछ डिब्बे और कुछ बड़े बड़े ड्रम। बगल की दीवार पर एक पर्दा पड़ा था। पर्दा खिसकाते ही चंदन को वही दरवाजा दिखाई दिया। धक्का देने से वह खुल गया और वह अंदर घुसा। इसमें नकली दाढ़ी, मूछें, लंबे लंबे बाल, कई तरह के चोगे, तहमद, कोट, बुर्के और कुछ काले कपड़े टंगे थे। एक कोने में मिले जुले कपड़ों का ढेर लगा था। आले में कई शीशियां रखी थीं। चंदन चक्कर में पड़ गया। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने किताबों में पढ़ रखा था कि बड़े बड़े शहरों में बदमाश गुंडे भोले भाले बच्चों को फंसा लेते हैं और उनसे गंदे गंदे काम करवाते हैं। कहीं ये गुंडे बदमाश तो नहीं? उसका दिल कांप उठा। जरा सी आहट सुनते ही वह दरवाजे की ओट में हो गया। एक मोह औरत आई। उसने एक बुर्का उतारा और ओढ़कर बाहर के कमरे में चली गई। तो यहाँ औरतें भी हैं, लगता है कोई गैंग है। मैं कहाँ आ पहुँचा? वह धीरे से बड़बड़ाया और जिस दरवाजे से वह औरत आई थी उसी ओर बढ़ा। उस कमरे में अंधेरा था। उसे बड़ा डर लगा। वह 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि उसका पैर एक गड्ढे से में पड़ा और उसे लगा कि वह नीचे धंसता चला जा रहा है।
उसे अपने शहर के सुपरमार्केट में लगी लिफ्ट की याद हो आई। 2 मिनट बाद ही उसे लगा कि वह एक जगह ठहर गया है, पर चारों ओर घना अंधेरा था। हाथ से टटोलने पर उसे तीन और दीवारों का एहसास हुआ। चौथी ओर उसे लगा कि खुला है, पर कहीं नीचे गड्ढा न हो, उसे संदेह हुआ। उसने दोनों हाथों से मजबूती से चौखट को पकड़कर अपना दायां पैर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उसे लगा कि वहां जमीन है और वह हिम्मत करके वहां उतर गया। एक घट की आवाज हुई तो वह चौंक पड़ा। सरसराहट के साथ कोई चीज ऊपर सरक रही थी, तो यह लिफ्ट ही है, उसने सोचा। एक और मुड़ने पर उसे एक छेद दिखाई दिया जिससे थोड़ी रोशनी आ रही थी। वह उसी तरफ बढ़ने लगा। उसे किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी तो वह चौकन्ना हो गया। मंटो, किसी ने पुकारा। उसने छेद में से झांका तो देखा मंटो और उसका दादा मेज पर झुके एक कागज को गौर से देख रहे थे। तुमने यहाँ का नक्शा तो बनाया है मंटो, पर यह काम खतरे से खाली नहीं है। अगर किसी के हाथ लग गया तो हमारा भांडा फूट सकता है, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर यह बहुत जरूरी हो गया था दादा, हमारे आगे के प्लान के लिए। हमें टोनी को साथ लेना है, वह बड़ा काम का आदमी है। मेरा उससे सौदा हो गया है। अपने आदमियों से तस्करी का माल पहुंचाने के लिए उसे इसकी जरूरत थी। देखिए, उसने अपने अड्डू का नक्शा भी मुझे दिया है। कहते हुए मंटो ने जेब से एक कागज निकाला। फिर तो ठीक है, उसकी पकड़ हमारे हाथ में है, पर इस नक्शे में तुम अपने खास गोदाम को मत दिखलाओ। वह मैंने नहीं दिखाया है दादा, ये देखिए, उसका नाम भी कहीं नहीं है। एक बात और, इसकी जो 2 कापी और हैं उन्हें बहुत संभाल कर रखना, किसी के हाथ न पड़ जाए। दादा ने मंटो को सावधान किया। वे दोनों बहुत ठिकाने से रखी हैं। एक तो इसी कमरे के बगल वाले कमरे में जहां काली की मूर्ति रखी है उसके नीचे, और दूसरी अपने खास गोदाम में, मेज के नीचे, जहां गुप्त कागजात रखे हैं। चलो ठीक है, अच्छा अब तुम जाओ। अरे हाँ, वो जो छोकरा तुम लाए वो अच्छा है, उसे सिखा पढ़ा लेना है, उससे बहुत काम निकलेगा। और हाँ, मुझे एक पैग बनाकर देते जाओ। मंटो को उठते देखकर चंदन खिसक लिया। उसे विश्वास हो गया कि वह तस्करों के इस गैंग के चंगुल में पड़ गया है। यहाँ से तो वह निकल भी नहीं पाएगा। उसका मन रोने रोने को हुआ, पर उसने हिम्मत से काम लिया। वह दीवार के सहारे सहारे सरकता गया। आगे उसे महसूस हुआ कि दीवार नहीं है, वह वहीं रुक गया। किसी अलमारी के खुलने की आवाज आई थी। चंदन ने सोचा मंटो ने बोतल निकाली होगी। वह जमीन पर बैठ गया और हाथों से फर्श टटोलने लगा। एक जगह नीचा था, आगे हाथ बढ़ाया तो सीढ़ी लगी। वह बैठे ही बैठे खिसक गया। 1 मिनट में ही उसे पता चल गया कि वह कहाँ है। ऊपर रोशनदान से लाइट आ रही थी जो सामने रखी काली की मूर्ति पर पड़ रही थी। वह बिना जरा भी समय खोए उस मूर्ति के पास गया और उसे उठा लिया। सचमुच वहां पर एक कागज तह किया हुआ रखा था। उसे लेकर उसने अपनी जेब में रखा और मुड़ गया। अब वह जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की फिक्र में था। एक और सीढ़ियां थी, वह जल्दी जल्दी उन्हें चढ़ गया। उसे पता था कि वह काफी नीचे आ पहुंचा है और बाहर निकलने के लिए उसे ऊपर जाना है। ऊपर पहुंचकर वह नई जगह आ गया। यहाँ कई पेटियां रखी हुई थीं और 2 फ्रिज, जिनमें से एक के ऊपर एक लाल रंग का बल्ब जल रहा था। किस भूल भुलैया में पड़ गया वह, उसकी हिम्मत पस्त होने लगी, गला सूख गया पानी पीने के मतलब से। उसने लाल बत्ती के नीचे वाला फ्रिज खोला। अरे वहां तो एक रास्ता था। उसमें घुसते ही फ्रिज का दरवाजा बंद हो गया।
टेढ़े मेढ़े रास्ते से घूमते हुए वह एक गैलरी में पहुंचा जो चारों ओर से बंद थी। दीवार पर एक लट्टू लगा था। यूं ही उसने उसे दबा दिया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसके दबाते ही दीवार के रंग की टीन की चादर एक ओर सरक गई और दरवाजा निकल आया। वह उसमें घुस गया। सामने एक और दरवाजा था। उसे लगा वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वह सामने के दरवाजे से बाहर भागा और मंटो दादा चिल्लाने लगा। इत्तेफाक से बाहर का कमरा खाने वाले कमरे के बगल का था। उसकी आवाज सुन वहां बैठे दो लड़के उठ कर आए। क्यों चिल्लाता है, ये शामत आई है क्या? उन्होंने उसे घुड़का। मैं मंटो को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे यहाँ लेकर आया है। मुझे नींद लगी है। उबासी लेते हुए चंदन ने बहाना लगाया। वो इधर नहीं है, कहीं काम में लगा होगा या दादा के पास गया होगा, आएगा तो बोल देंगे तेरी बात उसे समझा। चल जब तक हमारे साथ लेट जा। और चंदन उनके साथ दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर चंदन वहां लेटा रहा, उसका दिमाग बड़ी तेजी से चल रहा था। कैसे बाहर निकले वह ऊंचा बोला। मेरा दम घुटता है इधर, मुझे बाहर हवा में ले चलो भाई। बाहर किधर चलेगा, एक बार अंदर आकर इधर आपसे आप बाहर जाने को नहीं मिलता। वो मंटो है, मैं वो ही बाहर ले जा सकता। तू लेट में देखता हूँ वो किधर है। कहते हुए वह लड़का शीनू उठ खड़ा हुआ। वह लड़का शीनू जैसे सच में इसे बाहर निकालना चाहता हो। मंटो दादा कहाँ है? बाहर निकलते ही उसने किसी से पूछा। क्यों, क्या बात है? दूसरे दरवाजे से घूमते हुए मंटो बोला। वो नया लड़का है न, उसकी तबीयत खराब है, वो उधर लेटा है। शीनू ने उस कमरे की ओर इशारा किया। मंटो तुरंत उस कमरे में पहुंचा जहां चंदन लेटा था। क्या है रे? मंटो ने उसे थपथपाते हुए पूछा। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर हवा में ले चलो मंटो दादा। बड़े करुण स्वर में चंदन बोला। मंटो को चंदन पर दया आ गई। उसने सोचा बेचारा सीधा सा लड़का है, आराम में, पता है इसे बाहर के ही चाहूं। फिर उसे ध्यान आया कि इसने यहाँ का हाल देख लिया है, कहीं भाग गया और किसी से कह दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मन ही मन उसने कुछ सोचा और कहा, बाहर के दरवाजे पर तो ताला बंद है चंदन, मैं तुम्हें ऐसे कमरे में ले चलता हूँ जहाँ खुली हवा तुम्हें मिलेगी। और उस इमारत की भूल भुलैया में घुमाता वह उसे एक कमरे में ले गया। देखो यहाँ लेटो तुम। यहाँ पीछे मैदान है, रोशनदान से ताजी हवा आती है। बाथरूम जाना है तो इधर हो आओ, पानी पीना हो पी लो और सो जाओ पढ़कर। चंदन बाथरूम गया, पानी पिया उसने और कमरे में आ गया। वह कहना चाहता था कि मुझे यहाँ काम नहीं करना, मुझे जाने दो, पर इस डर से कि कहीं ये फिर सतर्क न हो जाए वह चुपचाप कमरे में घुस गया। ठीक है, आराम से सो, सुबह बात करेंगे, कहकर बिना किसी प्रकार का शक किए बाहर निकलकर उसने बाहर से दरवाजे की सांकल चढ़ा दी। जब चंदन को विश्वास हो गया कि वह चला गया तो उसने अंदर से चक्कनी लगाई, कमरे को अच्छी तरह देखा कि कहीं कोई दूसरा दरवाजा तो नहीं और निश्चिंत होकर अपनी जेब से वह नक्शे वाला कागज निकाला। उसमें कुछ रास्ते बने थे, कुछ तीर लगे थे और कुछ लिखा था जिसे वह समझ नहीं पाया। इतना वह समझ गया कि यह कागज बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं कोई उसकी तलाशी ले तो। दिमाग में यह आते ही उसने उस कागज को वहीं एक पेटी के नीचे छिपा दिया। वह थक गया था, लेटकर बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंख कब लग गई। चंदन को इसी कमरे में आज पूरे 4 दिन हो गए थे।
वह लेट्रिन जाने को मंटो उसे दूसरे कमरे में ले जाता था। मंटो और उसके दादा ने अगले दिन सुबह उससे जेब कतरने का और तस्करी का धंधा करने को कहा था, पर वह इस धंधे के लिए राजी नहीं हुआ। पहले दिन तो दादा समझाता रहा, अगले दिन धमकाता रहा और फिर वह मारपीट पर उतर आया था। उसके भरपूर झापड़ से चंदन का जबड़ा हिल गया था। आज उसने चंदन की पिटाई बहुत कसकर की। एक जरा सा छोकरा जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उसकी बात मानने से इनकार कर रहा था। चंदन चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं करना है तुम्हारा धंधा। पर दादा ने उसकी एक नहीं सुनी थी। जब वह चिल्लाया, तुम्हें दया नहीं आती एक बच्चे को ऐसे पीटते, कैसे बेरहम हो तुम, पत्थर दिल राक्षस। तो दादा गुर्राया, दया से पेट नहीं भरता रे छोकरे, मेरा, तेरा और इन सब का पेट रोटी मांगता है जो पैसे से मिलती है। अमीर लोग न हमें काम देते हैं न दान पेट पालने को मजबूर, अगर हम उनकी जेब काटते हैं तो क्या बुरा करते हैं। उद्धरण चिन्ह, मैं जेब नहीं काटूंगा, यह चोरी है। तेरी यह मजाल, अरे मैंने तो अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया, तू किस खेत की मूली है। दांत पीसते हुए दादा चिल्लाया और कसकर 2 लात चंदन के जमा दी। चंदन चीख उठा, अभी तो क्या हुआ है, एक मौका और देता हूँ। अगर कल तक मेरी बात नहीं मानी तो हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा साले। बड़बड़ाता हुआ दादा बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद देर तक मंटो चंदन को समझाता रहा कि वह बात मान ले, इसी में उसकी भलाई है, वरना दादा सच में उसे लूला लंगड़ा बना देगा। उसने बताया, जिन बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी उनको उसने अपंग बना दिया। उनसे अब वह भीख मंगवाता है और भीख में जो कुछ पैसे मिलते हैं वे भी खुद हजम कर जाता है। इसका इंतजाम इतना पक्का है कि वे कहीं भाग भी नहीं सकते। जो एक बार इसके चंगुल में फंसा उसका छूटना असंभव ही है। इसके आदमी चारों ओर लगे हैं जो इन लड़कों पर निगाह रखते हैं। अगर तू सीधे से नहीं मानेगा तो यह दूसरी तरह मनवाएगा रे। तेरे पास कल तक का समय है, अच्छी तरह सोच ले, रात को मैं फिर आऊंगा। और बाहर निकलकर उसने ताला लगा दिया। बेबसी में चंदन जोर जोर से रोने लगा, पर रोता भी आखिर कब तक। उसे बड़े जोरों से अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। मम्मी तुम ठीक कहती थी, पढ़ोगे नहीं तो भीख मांगनी पड़ेगी। अब मैं पढ़ूंगा मम्मी, मैं पलूंगा पापा, मुझे बचा लो, मुझे एक बार छुड़ा लो पापा, अब मैं घर से कभी नहीं भागूंगा। वह फिर सुबकने लगा था। आखिर चुप होकर बैठ गया और ध्यान से चारों ओर देखने लगा कि कहीं कोई भागने की सूरत निकल आए। क्या ढोंग है, दरवाजे पर मंटो बेकरी का बोर्ड लगा रखा है और वास्तव में है बदमाशों का अड्डा। एक बार निकल पाऊं तो इन सब की दादागिरी भुलवा दूं। तैश में आकर बिजलाते हुए चंदन आपसे आप बोला। फिर वह सब दीवारों को दबा दबा कर देखने लगा, शायद यहाँ भी कोई वीर रास्ता हो, पर कहीं कुछ नहीं मिला। कमरे का इकलौता रोशनदान बहुत ऊंचा था, उसमें भी मोटे लोहे के मजबूत सरिये लगे थे। क्या करे वह। शाम के 6 बज रहे होंगे ऐसा उसे लगा। कल वह दादा फिर आएगा, फिर मारेगा और भी जाने क्या करे। दहशत के मारे उसे कंपी छूट गई। सारे दिन का भूखा प्यासा चंदन पस्त होकर बैठ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। तभी उसे अपनी मम्मी की बात याद आई। अपनी ओर से पूरी कोशिश कर लेने पर भी जब किसी काम में सफलता न मिले तो आगे भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वह हमेशा अच्छा करता है। इस मुसीबत में भी वह हंस रे पड़ा, वाह रे भगवान।
यह भी तूने अच्छा किया है कि मुझे बदमाशों के चंगुल में फंसा दिया, और मम्मी के अनुसार अच्छा किया है तो फिर तू जाने और तेरा काम ले। मैं तो ये पड़ा, और धक्कर चंदन निढाल सा पड़ गया। उसने आंखें बंद कर ली और अपनी मम्मी की सीख के अनुसार राम राम रटने लगा। 5-7 मिनट ही बीते होंगे कि उसे लगा जैसे कहीं टी.वी. चल रहा हो। थोड़ी देर में आप फीचर फिल्म देखेंगे, उसे सुनाई पड़ा, और फिर अपने घर की छोटी बहन भाई की याद आने लगी। वे सब टी.वी. खोले बैठे होंगे और मैं यहाँ पड़ा है। उसने एक लंबी सांस भरी। वो एकदम से चौकना हो गया। टी.वी. की आवाज थी। एक 11 वर्ष का लड़का जिसका नाम चंदन है। कद 5 फीट 2 इंच, काला पेंट, सफेद कमीज पहने हैं। माथे पर चोट का निशान है। रंग गोरा है। गत 4 मई को घर से गायब हो गया है। बच्चे की मां की हालत बहुत खराब है। जिस किसी को पता लगे दूरदर्शन के किसी भी केंद्र को सूचित करने का कष्ट करें। इस विशेष सूचना ने उसे बहुत व्याकुल कर दिया। मेरी मम्मी की हालत खराब है। मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं उन तक है। भगवान कुछ करो न, मुझे मेरी मां से मिला दो। और अपने आप उसके हाथ जुड़ गए। मां की हालत की बात सुनकर वह पड़ा नहीं रह सका और उठकर टहलने लगा। उसकी नजर फिर रोशनदान की ओर गई। मिंटो बता रहा था इसके बाहर खुला मैदान है। उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। जल्दी जल्दी वह इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। कागज तो उसने कोने में पड़े एक पैकेट से फाड़ लिया, पर पेन या पेंसिल उसे कहीं हाथ नहीं आया। वो सोच में पड़ गया। जली सिगरेट के कुछ टुकड़े और जली माचिस की तीलियां पड़ी थी। उसने उनसे लिखने की कोशिश की, पर काम नहीं बना। उद्विग्नता में वह टहलने लगा। एकदम उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे में कसकर दांत गड़ा दिए। खून छलक आया। अपने दाहिने हाथ की अंगुली उस खून में डुबोकर उसने कागज पर लिखा, मैं 11 वर्ष का चंदन यहाँ कैद है मंटो बेकरी के पीछे की कोठरी में, जिसका रोशनदान आपके ऊपर की तरफ है। दूरदर्शन केंद्र को या पुलिस को खबर कर दे कि मुझे छुड़ा ले, नहीं तो मुझे यह मंटो का दादा मार डालेगा। चंदन। कागज में यह लिखकर उसने अपनी घायल अंगुली को चूस लिया। अब समस्या उस कागज को बाहर भेजने की थी। वह किसी आदमी के द्वारा उसे भिजवा नहीं सकता था। रोशनदान उसके दिमाग में था, किंतु उसे कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी जिस पर चढ़कर वह रोशनदान तक पहुंच जाता। यह उधेड़बुन में पड़ा ही था कि उसे दीवार पर एक पुराना कैलेंडर टेंगा दिखाई दिया। उसने उस कैलेंडर के ऊपरी सिरे पर लगी टीन की पत्ती निकाल ली और उसे तोड़ मरोड़ कर गोली जैसा बना लिया। अपनी पर्थी को उस टीन की गोली के बीच फंसाकर चंदन ने रोशनदान का निशाना लगाया। सिंकचे से टकराकर गोली वापस आ गई, पर वह हताश नहीं हुआ। 2-3 बार के प्रयत्न में असफल होने पर वह ठहरा और इस बार राम का नाम लेकर उसने ताक कर निशाना लगाया। गोली के साथ पर्ची रोशनदान को पार कर बाहर चली गई थी। खुशी से उसकी चीख निकल गई। दैवयोग से उसी समय वहां से एक आदमी गुजरा। पर्ची उसके सिर से टकराई। वह ठिठक गया। उसने झुककर गोली को उठाया। खून की लिखावट में उसका संदेश पढ़ते ही वह चौंक पड़ा। उसने ऊपर देखा। ऊबड़ खाबड़ गैदों भरे उस मैदान के बाईं ओर एक खंडहर नुमा हवेली का एक रोशनदान जिसमें सीकचा जड़ा था नजर आ रहा था। 2 मिनट वह वहीं बड़ा कुछ सोचता रहा, फिर तेजी से एक और चल दिया। चंदन आशा और निराशा के बीच लटका था। वह कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेगा? उसके लिए पल पल भारी हो रहा था।
हालात कुछ ऐसे थे कि जरा सी लापरवाही में उसकी जान जा सकती थी। अपना कुछ वश न पाकर चंदन चुपचाप जमीन पर बैठ गया। पता नहीं क्या होने वाला है। रह रहकर उसकी आंखों के सामने अपनी मम्मी का आंसू भरा चेहरा घूमने लगा। मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं पगला गया था, मैं आऊंगा मम्मी, मैं आऊंगा। वह भावावेश में सुबकने लगा। कुछ देर में जब वह शांत हुआ तो उसने पेटी के नीचे से वह मुड़ा हुआ कागज निकाला और देखने लगा शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। वह देर तक उसे ध्यान से देखता रहा। पूरा चक्रव्यूह है यह तो, पर मैं अभिमन्यु नहीं हूँ, मैं इससे निकल कर रहूंगा, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है, इन शैतानों को पकड़वाना है, मैं जरूर बाहर निकलूंगा, पागल सा वह चिल्लाया। जैसे जैसे देर होती गई उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। हे भगवान, क्या सचमुच मैं यही पड़ा रह जाऊंगा? मम्मी का कहना न मानने की इतनी बड़ी सजा मत दो भगवान। एक बार, बस एक बार यहाँ से निकाल दो, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, उनकी तो सुनो भगवान। और उसने आंखें बंद कर ली। बाहर कुछ आहट हुई। उसने जल्दी से नक्शे वाला कागज जेब में रख लिया। ताला खुलने की आवाज के साथ ही उसे मंटो की आवाज भी सुनाई दी। उसकी जान खुश्क हो गई। जाने यह क्या करेगा अब, कहीं उसकी पर्ची न पकड़ गई हो, कहीं दादा को पता न लग गया हो। वह सोच ही रहा था कि दरवाजा खुला और मंटो एक गिलास में पानी और पाव रोटी के 2 टुकड़े लेकर कमरे में घुसा। ले खा ले, क्यों मेरी और अपनी दोनों की जान हलाकान किए है। मैं फिर कहता हूँ रे, मान जा, इसी में तेरी भलाई है। ये जो बड़े बड़े नील पड़े हैं न तेरे शरीर में, इनको देख 4 दिन से सड़ रहा है यहाँ बिना नहाए धोए इन्हीं गंदे कपड़ों में। आदमी बन जा, मान ले दादा का कहना, कल बाहर निकाल देंगे तेरे को। कल क्यों, अभी निकाल लेते हैं। कहते हुए 4-5 आदमी घुसे चले आए। मंटो ने पलट कर देखा, 4 पुलिस की वर्दी में और एक खद्दर का कुर्ता पहने 5 आदमी बड़े थे। गिरफ्तार कर लो इस बदमाश को, खद्दरधारी ने इंस्पेक्टर से मंटो की ओर इशारा करते हुए कहा। मंटो को सपने में भी गुमान नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वह हड़बड़ा गया। उसने अपना छुरा निकाला, पर इससे पहले कि वह कुछ करता इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर तान लिया था। छुरा फेंक दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मंटो ने छुरा फेंका तो, पर इस अंदाज से कि वह चंदन के लग जाए। अगर चंदन फुर्ती से झुक न गया होता तो वह उसके सीने में छुप जाता। मंटो नहीं चाहता था कि चंदन पुलिस को उनका कुछ भी भेद बताए। इंस्पेक्टर ने मंटो के हथकड़ी डालकर सिपाहियों को सामने रखी पेटी उठा के चलने का आदेश दिया। खद्दरधारी अजनबी ने बड़े प्यार से चंदन का हाथ पकड़ा। तो तुम ही हो साहसी चंदन, तुम्हारी दास्तान भी सुनेंगे। चलो अभी जल्दी यहाँ से, इनके और साथी आसपास हो सकते हैं, उनसे फिर निपटेंगे। कोठरी से बाहर निकलकर बरधारी ने ताला फिर ज्यों का त्यों बंद कर दिया और मंटो को लेकर सबके साथ जीप में बैठकर चल दिए। 2 दिन बाद अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर खबर छपी, एक 11 वर्षीय बच्चे ने बदमाशों का गिरोह पकड़वाया। नीचे विस्तार से दास्तान देने के बाद सूचना थी, इस साहसी बच्चे का नाम पुरस्कार के लिए देश के राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। अखबार हाथ में ले चंदन अपनी मां से लिपट गया। मैंने नहीं, यह तुमने पकड़वाया है। तुम्हारी याद ने, तुम्हारी सीख ने ही मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया मम्मी। कहते हुए वह अपनी मां के पैरों में झुक गया। नहीं बेटी, यह तेरा साहस और उस भगवान का सहारा है जो तुझे उस नहीं बेटे भयानक चक्रव्यूह से बाहर ले आया। मुझे विश्वास है अब तू किसी चक्कर में नहीं पड़ेगा।
माँ ने कहा और चंदन को अपने सीने से लगा लिया।